आज हम स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में बात करते हैं और इनके एग्जाम की बात करते हैं। इनमें कौन सी टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है। यहाँ दो बड़ी सॉलिड की कैटेगरी है, जिनमें से एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं और दूसरे अमोर्फियस जो कि ऑर्गेनाइज नहीं होते। कुछ आम लेटिस स्ट्रक्चर की मिसालें हैं, हम खास मिसालों की तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ कुछ जियोमेट्रिक पैटर्न है और ये एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं। इनमें सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, लेकिन आज हम इन टर्मिनोलॉजी की बात नहीं करेंगे। आज हमारे मेन फोकस का बाइस क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। अमोर्फियस सॉलिड जिसमें से ग्लास एक है, इसकी फॉर्मेशन इर्रेगुलर होती है। ये फॉर्मेशन में अहम असूल की पैरवी नहीं करते। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड पर फोकस करते हैं। हर क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ ये लेटिस स्ट्रक्चर होता है। हम लेटिस एनर्जी के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर को गैस एटम से बनाने के लिए एनर्जी पैदा होती है। इसे लेटिस एनर्जी कहते हैं। ये 3D पार्ट की तरतीब को जाहिर कर रहे हैं। इसमें स्मॉल रिपीटिंग पार्ट, जिन्हें यूनिट सेल कहते हैं, इससे बनते हैं, जिसके बारे में मैंने आखिरी स्लाइड में बताया था। इसमें बॉडी सेंटर्ड, सिंपल क्यूब और ऐसी तमाम चीजों के बारे में बात हुई थी। एक्सरे डिफ्रैक्शन ऐसा प्रोसेस है जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सरे में डायरेक्शन कैसे तब्दील होती है और डिफ्रैक्शन को स्ट्रक्चर की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हम सॉलिड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और लेटिस पॉइंट को क्या चीज ऑक्यूपाई करती है, और हम इन क्यूब्स को देखेंगे। मैं इन क्यूब्स के बारे में हमेशा सोचती हूँ, जब मैं लेटिस पॉइंट का नाम लूँ तो आप समझ जाएं कि मैं इन चीजों की बात कर रही हूँ। कौन सी चीजें IMFs की वजह से इकट्ठी जुड़ी रहती हैं और ये बॉन्ड कैसे बनाती हैं, और ये लाइन कहाँ जा रही है, IMFs की तरफ या बॉन्ड के ऑर्डर की तरफ जा रही है। इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिनके बारे में हम पिछले लेसन में बात कर चुके हैं। आयोनिक कंपाउंड जिनके लेटिस के हर पॉइंट पर आइंस होते हैं, मसलन सोडियम क्लोराइड, कहाँ सोडियम क्लोराइड आइंस को अपने साथ जोड़ती है। इस केस में आपके आइंस आपके पॉइंट पर हैं, लिहाजा अब मॉलिक्यूलर सॉलिड आपस में कोवलेंट बॉन्ड से रेगुलर मॉलिक्यूलर कंपाउंड से जुड़े होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स की हर पॉइंट पर लेटिस मौजूद होती हैं। अब हम पानी में देखते हैं। इन IMFs की कौन सी चीजें इकट्ठे जोड़कर रखती हैं। इनमें से एक शुगर हो सकती है। आपके हर लेटिस पॉइंट पर शुगर होगी, और एटॉमिक सॉलिड जिन पर हम इतना फोकस नहीं करते, उनके लेटिस पर एटम मौजूद होते हैं। पहले हम मेटेलिक पर फोकस करेंगे और इनकी कोवलेंट बॉन्डिंग लोकलाइज्ड नहीं होती। एटॉमिक नेटवर्क में हम इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन को भी डिस्कस करेंगे और इनकी किस्म यूनिक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड की है। चलिए एग्जांपल्स की तरफ देखें। ये डायमंड की तरह की कोई चीज है और इनमें सब एक ही इकसाम के हैं, और ग्रुप 8A या ग्रुप 18 इनको भी मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। और तमाम नोबल गैसेस में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद होती हैं। इस तरह से कुछ यूनिक सूरत हाल हासिल होती है। इस किस्म के एटम पर लेटिस पॉइंट कहाँ होंगे? हाँ, ये फोर्सेस मेटालिक बॉन्डिंग या स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को जोड़ कर रखती हैं। चलिए मैं आपको कुछ मजीद स्कीमेटिक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये एटॉमिक नेटवर्क है। ये डायमंड है जिनमें हर एक के साथ कार्बन मौजूद है। ये आयोनिक की बहुत खास मिसाल है। इससे आपको आइंस हासिल होते हैं। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और ये डॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जाहिर कर रहे हैं, जो कि इस चार्ट में होल्डिंग करते हुए दिखाई देंगे। और आपकी बुक में इस तरह हर चीज को समराइज किया गया है, जो कि मैंने एक पेज पर दिखा दिया है। जब कभी आपको बॉन्डिंग या लेटिस पॉइंट मिलता है तो मेटल एटम पर मेटल बॉन्डिंग से मेटल क्रिस्टल बनते नजर आते हैं और स्फेयर्स पर नजदीकी तरतीब वाक़ होती है। क्लोजेस्ट पैकिंग तब मुमकिन होती है जब हर स्फेयर के पास 12 नेबर्स हों, जो कि 6 एक प्लेन पर हों और इसकी टॉप पर 3 मुकम्मल तौर पर इर्द गिर्द हों, क्योंकि ये ग्रूव्स पर सेटल हो जाएंगे और फिर 3 दोबारा बॉटम पर सेटल हो जाएंगे। ये मिसाल सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि चीजें दर हकीकत कैसे शुरुआत करती हैं। इसमें 2 जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। मैं आपको ये मिसाल खास तौर पर याद रखने के लिए नहीं दिखा रही। मेटल्स की बॉन्डिंग के हाई एनर्जी लेवल पर ज्यादातर मेटल एटम पर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं। ये तमाम D ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट के पास बहुत कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें
वेकेंट ओवरलैपिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को आजादाना घूमने की इजाजत देते हैं। जैसा कि मैंने पिछले साल इलेक्ट्रॉन C की मिसाल दी थी, जिंक मेटल में जहां आपके पास 2+ केटायन होते हैं और आपको 2 इलेक्ट्रॉन आजादाना हरकत के लिए हासिल होते हैं, जैसा कि सिल्वर मेटल में 1+ चार्ज होता है और इसमें तमाम इलेक्ट्रॉन फ्लोट करते हैं और कुछ बॉन्डिंग बनाते हुए एक जैसी सिमत में फ्लोट करते दिखाई देते हैं। हम इसे डीलोकलाइज्ड की तरफ भी रेफर करते हैं, जिसका मतलब है जिसमें एक पर्टिकुलर एटम एक लेयर पर स्लाइड कर सकता है और ये दूसरे एटम के साथ फ्रिक्शन नहीं करता और ये चीजों को मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की इजाजत देता है। लिहाजा आपकी स्लाइड कुछ मुख्तलिफ है और मेरे ख्याल में मेरे पास कंडक्टिविटी स्लैम आखिरी के नीचे है, लिहाजा मैं इसकी बात 1 मिनट बाद करूंगी। आप मेलेबिलिटी की डेफिनेशन को दोबारा याद करें। इसमें किसी भी एटम की थिन शीट पर इकट्ठे होने की सलाहियत है और डक्टिलिटी एटम्स को वायर पर खींचना कहलाता है, जो कि आखिरी स्लाइड के बॉटम पर दिखाया गया था। कंडक्टिविटी दोनों हीट और इलेक्ट्रिसिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन की आजादाना हरकत को कहते हैं, लिहाजा यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन की आजादाना हरकत करने की सलाहियत भी ज्यादा है और वो करंट से आसानी से गुजर सकता है। इस तरह हम गुड कंडक्टर हासिल करते हैं और ये एलॉय एलिमेंट का मिक्सचर होता है। हम किसी ब्रांड का न्यू केमिकल नहीं बनाएंगे, बल्कि हम मेटल एलिमेंट की मिक्सिंग करेंगे जो कि मेटालिक प्रॉपर्टीज रखता हो। इस तरह आप 2 इकसाम की सुपरस्टिशंस हासिल करेंगे। इसमें होस्ट मेटल दर हकीकत रिप्लेस्ड हो जाती हैं जब इनका साइज एक जैसा होता है, तो ये मामला वाकया होता है। स्टील इंटरस्टिशियल एलॉय के मुखालिफ बेहतरीन मिसाल है। इसमें स्मॉलर मेटल एटम स्पेस पर काबिज होते हैं। मेटल एटम में सबसे बड़ा फर्क इनके साइज का होता है। कुछ कॉमन मेटल्स में ब्रास सब्स्टिट्यूशनल के तौर पर हासिल किया जाता है। आप जानते हैं कि आप कोई चीज भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कॉपर एटम को जिंक के जरिए रिप्लेस किया जा सकता है। यहाँ जिंक बहुत अहम और स्ट्रॉन्गर होती है। ये ब्रास के लिए बड़ी चीज है, लिहाजा आपने स्टील से इंटरस्टिशियल हासिल कर लिया है। अब आपके पास ये आयरन एटम है और बहुत से कार्बन एटम हैं। इन्हें इनके दरमियान डालकर बहुत सख्त बनाया जा सकता है और कम मेलेबल बनाया जा सकता है। क्या आप इंजीनियर और स्टील बनाने वालों के बारे में जानते हैं? वो भी इस तरह की हैरत अंगेज चीजें करते हैं। ये तमाम एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं। अब नेटवर्क एटॉमिक सॉलिड की बात करते हैं। इनकी इकसाम को समझना मुश्किल है क्योंकि हम इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। इनमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, जैसे कि कार्बन की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। मैं इन सब को ऊपर लाती हूँ। मेरी डायग्राम में मैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की मुखालफत देख सकती हूँ, जहाँ कार्बन के दरमियान हकीकतन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। मैं अब आपको यहाँ डायमंड एटम दिखाऊंगी। इसमें कोवलेंट बॉन्ड बहुत मजबूत होता है और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती और ये नेटवर्क एटॉमिक सॉलिड को एक लार्ज मॉलिक्यूल की तरह बनाता है। ये बहुत ब्रिटल होते हैं और एक दूसरे पर स्लाइड नहीं कर सकते। ये बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनके पास रोमिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इनमें तमाम इलेक्ट्रॉन रोब्ड होते हैं। 2 आम मिसालें जो हम देखते हैं, एक ग्रेफाइट। चलिए आपको ग्रेफाइट के कुछ पैटर्न दिखाती हूँ। ये बहुत स्लिपरी ब्लैक पेंसिल की तरह होता है। आप जानते हैं कि हम ग्रेफाइट कहाँ से हासिल करते हैं। आप ये लेयर कुछ 6 मेम्ब्रेन से लेते हैं जिनमें कार्बन रिंग की फॉर्म में 3 बॉन्ड बनाते हैं। अगर आपको 3 बॉन्ड मिल जाएं, चलें इस तरफ देखें, ये 2 से 3 की तरफ आ रहा है। 3 बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं और 120 डिग्री का एंगल बनाता है और इसमें 2p ऑर्बिटल शामिल होते हैं और इसकी मदद पाई बॉन्ड करता है। हमें यहाँ पाई बॉन्ड की फ्री रोमिंग हासिल होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये तमाम चीजें अपनी तरफ खींचकर अपनी लेयर को बहुत स्टेबल बनाते हैं और लेयर में वीक बॉन्ड मौजूद होता है, लिहाजा इसलिए ये एक दूसरे पर स्लाइड कर सकते हैं। लिहाजा आप इन सब में पाई बॉन्ड पाएंगे, लेकिन इनकी लेयर के दरमियान वीक बॉन्डिंग होती है। इसलिए हम इसे पेंसिल में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी टॉप लेयर उतार ली जाती है और बाकी को इकट्ठा जोड़ लिया जाता है।
डायमंड की टेट्राहेड्रल कार्बन की तरतीब होती है। आप कोवलेंट बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन से करते हैं और ये बहुत स्टेबल होते हैं। अगर आप डायमंड के मुतालिक जानते हैं कि ये हमेशा के लिए रहते हैं, ये ड्रिल में इस्तेमाल होते हैं। इसे सिर्फ इसलिए कि इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ओवरलैप यानी रिपीट होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन हरकत करते हैं। ये तमाम चीजों को लॉक्ड करके सॉलिडिफाई में तब्दील कर देते हैं। चलें अब हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स रखते हैं और ये मॉलिक्यूल के साथ अपना लेटिस पॉइंट स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ जोड़ते हैं। इनमें IMF बहुत वीक होती है। जब आपके पास वाटर होता है तो उसकी IMF वीक होती है या फिर इसका लेटिस पॉइंट स्क्रोज पर हो और इनके मॉलिक्यूल का साइज बढ़ जाए। ठीक, ये आपके नोट्स से मुख्तलिफ है, लिहाजा इनको ऐड करने से इनका साइज बढ़ जाएगा और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस मजबूत हो जाएंगी। बल्कि लंदन डिस्पर्शन, IMF और डाइपोल सब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि इसके लार्ज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। हम पोलराइजेबल की तरफ क्या रेफर करते हैं? ये AP वर्ड को पसंद करता है। इसके मुख्तलिफ पहलुओं को पूछा जाएगा। चीजों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है? मॉलिक्यूल का साइज बढ़ने से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस मजबूत हो जाती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड्स लार्जर हो जाते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल्स भी लार्ज हो जाते हैं। इनका मास ज्यादा होता है, ये ज्यादा पोलराइज्ड और इनकी IMF स्ट्रॉन्ग होती है और इनकी डाइपोल मजबूत होती है और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मजबूत होती है। इसी पैटर्न की फोर्स से मॉलिक्यूल का साइज भी बढ़ जाएगा। अगर आप इन एटम्स को कंपेयर करें तो कौन से ग्रुप ट्रेंड में पाए जाएंगे? हमने इस क्लास में इन मॉलिक्यूल्स की बहुत बात कर ली है। कोई ऐसा सैंपल लें जो AP को रिस्पॉन्स करता हो। अब एटॉमिक सेपरेशन को देखते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का भी जायजा लेते हैं। हम इसमें एटम के माबेन डिस्टेंस और इनका मवाजना करेंगे। लिहाजा हमारे पास आयोनिक सॉलिड हैं और ये आखिरी है। ये सॉलिड बहुत स्टेबल है। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि ये मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से जुड़े होते हैं या फिर आयोनिक बॉन्ड से जाने जाते हैं और आयोनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है। लिहाजा आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड में हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इसलिए इनमें लार्ज आयन तरतीब से मौजूद होते हैं और बहुत छोटा आयन होल में फिट हो जाता है और इसकी एनर्जी कम होती है। अब मैं आपसे इसके मुताल्लिक मजीद नहीं पूछना चाहती, आपको ये दिखाऊंगी कि ये आयन है। अगर आपको याद हो तो हमने इन्हें यूनिट सेल का नाम दिया था और यूनिट सेल में रिपीटिंग पैटर्न होते हैं जिन्हें हमने बार बार देख लिया है। इस सेंट्रिन फेस को क्या नाम देंगे जिसके निस्फ आयन एज पर मौजूद हैं और कहीं क्वार्टर पर और कहीं 1/8 हिस्से पर आयन मौजूद हैं। ये बस कुछ मुख्तलिफ इकसाम के पैटर्न्स थे। इनसे यूनिट सेल हासिल होता है। यहाँ आप सीजियम क्लोराइड हासिल करते हैं, यहाँ आप सोडियम क्लोराइड हासिल करते हैं और ये सब मुख्तलिफ तरीकों से अपनी एनर्जी को कम करते हैं। इस स्लाइड में आपको जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड हासिल होता है। इनमें बहुत से एलिमेंट्स हैं लेकिन इन सब का पैटर्न मुख्तलिफ है। 484 पेज पर टेबल इन तमाम चीजों को मुख्तसरन बता रहा है और बॉन्डिंग के लिहाज से एक जगह इकट्ठा करके इनकी प्रॉपर्टीज बता रहा है। नीचे इन सब की है क्योंकि ये सब्सटेंसेस को बॉन्डिंग के लिहाज से इनके मेल्टिंग पॉइंट में फर्क की वजाहत कर रहा है और इस टेबल में स्ट्रक्चर, पोलैरिटी और तमाम ऐसी चीजों को इकट्ठा कर रहा है। हमने जो भी पढ़ा वो इस टेबल के जरिए समराइज किया जा सकता है।